दोस्तों आज मैं घर से निकला तो मैंने ये नोटिस किया घर से निकलते में, जब मैं वीडियो शूट के लिए आ रहा था, कि कुछ लोग एक खंबे के पास जहाँ पे हमारे कॉलोनी का कूड़ा डलता है वहाँ पे कूड़ा डाल रहे थे और खुले में डाल रहे थे। तो मैं भी ऐसा करता था, मैं भी वहाँ पे डालता था क्योंकि सभी डाल रहे थे। तो मुझे एक इग्नोरेंस था, एक अज्ञान था उसके लेके कि मुझे वहाँ पे ही कूड़ा डालना है, कोई ऐसा रेगुलेशन बना हुआ नहीं था। तो मैंने एक दिन ये सेल्फ रियलाइज़ करा कि क्या कूड़ा ऐसे खुले में डालना सही है, क्योंकि 10 तरीके की बीमारी फैलती हैं, जर्म्स क्रिएट होते हैं, हवा में जाते हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है वो। फिर एक माइंड में चीज़ आई कि भारत के नागरिक होते हुए मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या मुझे वो कूड़ा ऐसे पड़े रहने देना चाहिए, और क्या मैं अगर ख़ुद को चेंज कर लूँगा तो हमारे आसपास के लोग भी चेंज होंगे, क्या ऐसा हो पाएगा, और क्या मैं उन लोगों को मुझे उनसे कहना चाहिए कि आप ऐसा मत करें, क्योंकि मैं ख़ुद को चेंज कर रहा हूँ, मैं भी एक प्रॉपर तरीके से कूड़े को रखूँगा जिससे जो हमारा स्वीपर है जो क्लीन करता है उसको भी ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये सोचते हुए जब मैं आज घर से निकला तो मैंने एक इंसान जो कूड़ा खुले में डाल रहा था, मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया कि ऐसा हमें नहीं डालना चाहिए, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा था। तो उसने बोला कि ये काम हमारा नहीं है, मतलब हमने कूड़ा खुले में डाल दिया, ये काम जमा करने का, पूरा उसे उठा के ले जाने का एक जमादार का काम है, तो हमें ये काम नहीं करना, हमें तो खुला डाल देना है, वो अपना काम करके ले जाएगा। तो मेरे माइंड में जब मैं उसको सुन रहा था तो दोस्तों मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक हुई कि यार एक तो उस इंसान ने उसको जमादार बोला, जैसा हम लोग आमतौर पर करते भी, हम जमादार बोलते हैं। इस टर्मिनोलॉजी से एड्रेस करना अपने आप में ही गलत चीज़ है जो मुझे लगता है। बाकी हम ऐसे लोगों को जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनका ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनके काम की वैल्यू नहीं करते हैं। उनकी भी अपनी नोबल जॉब होती है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम लोग सब इक्वल हैं, हम अपनी ड्यूटी अपने प्रोफेशन में तो समझते ही हैं, हम रोज़मर्रा के काम में भी अपनी ड्यूटी को हमें समझना चाहिए। तो उस दिन जब मैं निकला तो जब मेरी उससे थोड़ा आर्गूमेंट भी हुआ, मैंने उससे समझाने की कोशिश करी कि हमें नहीं डालना है खुले में, प्रॉपर पॉलीथिन में प्रॉपर करके रखना है, कूड़े को सूखा अलग रखना है, गीला रखना है, जिससे हम हेल्प भी कर पाएँ जो स्वीपर आते हैं उनकी। और आप ये देखिए कि हम जब हमारा एक तरीका होता है बात करने का स्वीपर से या लेबर क्लास के लोगों से या जो भी लोग जमादार जिनको कहते हैं, तो हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और हम ये ऐसा नहीं है कि एक फिजिकल डिस्टेंस है क्योंकि वो गंदा है, उसमें जर्म्स लगे हुए हैं, चाहे वो नहा धो के भी हमारे सामने आ जाए और हमें ये पता रहे कि वो इंसान जमादार है, एक स्वीपर है, तब भी हम उसे डिस्टेंस से ही बात करेंगे। हमारे माइंड में ये डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ये हमारी मानसिकता ही ऐसी है जो माइंड में ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। क्योंकि समाज के अंदर जो 90% तबका है या 99% कह सकते हैं उसे, वो एक डिस्टिंक्शन पहले ही मान के चलता है कि जो लोग लेबर क्लास का काम करते हैं वो एक छोटे तबके के लोग होते हैं, उनको उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। ये हर किसी का हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारा भी ऐसा हो। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। आप ये देखिए इंसान क्या है, इंसान का खून एक है, सबको ज़िंदगी जीनी है, सबको मिट्टी में मिलना है, कोई दफन होता है, कोई धुआं बन के उड़ जाता है। यही एक फ़र्क है, और जो मेरे हिसाब से कोई बड़ा फ़र्क नहीं है कि हम ये कह सकें कि अब मैं हवा में उड़ रहे हैं धुआं बन के तो हम स्पेशल हैं और जो मिट्टी में दफन है वो कम स्पेशल है, या वाइस वर्सा। हर इंसान को उसकी जॉब के बेस पे नहीं, उसके इंसानियत के बेस पे, उसके ह्यूमन राइट्स के बेस पे उसका ड्यू रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो कम से कम मैंने अपने आप को तो चेंज किया कि मैंने जितने भी स्वीपर क्लास के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनको रेस्पेक्ट देना शुरू किया और अपना कूड़ा प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना शुरू किया। सूखा सूखी की जगह, गीला गीले की जगह बांध के टाई करके एक जगह रख दिया, जिससे वो आए और अपनी गाड़ी में ले जाए। हो सकता है मैं चेंज करूं तो देखकर लोग भी चेंज हो जाएं। तो दोस्तों इस तरीके का समाज जहाँ पे डिस्टिंक्शंस क्रिएट हम लोग खुद ही करते हैं, तो एक सेल्फ अवेयरनेस हमें लानी होगी। हमें सेल्फ क्रिएटेड समाज में सेल्फ क्रिएटेड डीड्स ऐसी बनानी होंगी कि हमारा समाज बदले, और जब तक हम नहीं बदलेंगे तो समाज नहीं बदलेगा। तो दोस्तों मेरा नाम है उसामा मुबारक, आपका स्वागत है लॉ कम्युनिकेंट्स में। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया आपको, उसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। उससे पहले मैं आपको कुछ कोट्स और कुछ पंक्तियां बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। और ये पंक्तियां इस तरह से हैं कि आप ये देखिए कि एक लोअर क्लास का आदमी, उसको हमेशा अपनी कास्ट पता होती है कि मैं इस कास्ट का हूँ, और अगर आप सर्वे करवाएं तो ऐसा हो सकता है कि अपर कास्ट को, हर इंसान को अपनी कास्ट पता ना हो,
उसका रीज़न ये है कि हम लोअर कास्ट के इंसान को इतनी उसकी कास्ट फील करवाते हैं, उसके साथ मिसट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उस इंसान को रट जाती है अपनी कास्ट कि मेरे साथ टाइम टू टाइम बुरा बिहेव हुआ, बुरा बर्ताव हुआ। तो उन बैकवर्ड क्लास के, उन नीचे तबके के लोगों के लिए कोर्स में अर्ज करना चाहता हूँ और उन लोगों को ये सीख देना चाहता हूँ इन पंक्तियों के थ्रू कि वो कैसे अपनी लड़ाई बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए लड़ सकते हैं। आप समझिएगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं यही अपील करूंगा कि आप जाग जाइए, अपने राइट्स को पहचानिए और ये देखिए कि किस तरह से हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम खुद भी बदल सकते हैं। उन लोगों के लिए भी ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग मिसट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, वो भी अपने आप को बदलें। और हमारा भारत का संविधान धारा 17 में, अनुच्छेद 17 में क्या कहता है, क्या चीज़ परमिट करता है, क्या एबॉलिश करता है और क्या प्रोहिबिट करता है, आइए देखते हैं और समझते हैं। ये देखिए, आर्टिकल 17 के अंदर दो चीज़ों का मेंशन है, एक है पनिशमेंट और एक है फॉरबिडेंस। फॉरबिडेंस किस चीज़ का है? 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे संविधान को बना रही थी तो ये डिस्कशन चल रहे थे कि आर्टिकल 17 जो है उसको फंडामेंटल राइट्स में रखा जाए। और फंडामेंटल राइट्स में वो क्यों रखा जाए? क्योंकि हमारे समाज में एक जो हिस्ट्री रही है अनटचेबिलिटी की, ऐसा तो नहीं है कि अनटचेबिलिटी आज से ही जन्मी है या 2 दिन पहले से ही जन्मी है, ये प्राचीन सभ्यता से एक सभ्यता चली आ रही है, तब से ही अनटचेबिलिटी का प्रेवलेंस सोसाइटी के अंदर है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डिस्कशन कर रही थी कि फंडामेंटल राइट्स में अनटचेबिलिटी को रखने का मकसद इतना है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं, कोर्ट्स में हम उनको लिटिगेट कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। अगर किसी को अनटचेबल बताया जा रहा है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। यहाँ की अगर हम उसको डीपीएसपी में रख देते, पार्ट 4 में रख देते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो हमारा जो ये वाला राइट है, अनटचेबिलिटी के एबोलिशन का राइट है, वो जस्टिसिएबल नहीं हो पाता, कोर्ट हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाती। क्योंकि डीपीएसपी में तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, डायरेक्टिव्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। तो फंडामेंटल राइट्स में हम आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आर्टिकल 32 एंड 226 रिट जुरिसडिक्शन के थ्रू। तो दोस्तों, आर्टिकल 17 में प्रोहिबिशन की बात है और पनिशमेंट की बात दी गई है। मुझे अभी याद आ रहा है कि जैसे आप ये देखिए, हम अपनी टीन एज में होते हैं, ठीक है, हम कॉलेज जाते हैं और एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं फ्रेशर्स से मिला, मैं भी खुद फ्रेशर था, फ्रेंड्स मैंने बनाए, फ्रेंड सर्किल एक एस्टेब्लिश करना चाहा, तो जैसी टाइम बीतता गया उस टाइम पे मेरे दोस्त बने और जैसे ही वो मेरे पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में जानते गए, वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते गए। मुझे शुरू में ये लगा कि शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, तो मेरा कम आना जाना था कॉलेज से, मैं उस टाइम पे और चीज़ों में फोकस था। तो और लोगों से जो मेरा कम्युनिकेशन रहता था, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने भी सेम चीज़ नोट करी कि एक डिस्टेंस आ ही जाता है जब लोग आपका पर्सनल बैकग्राउंड जानने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उनको ये पता लगता है कि आप पर्टिकुलर सेक्ट से हैं, कास्ट से हैं, और अगर वो सपोज करिए कि ऊंची कास्ट से हैं और आप मीडियोकर या लोअर कास्ट से हैं, तो आप जो है उनसे इन्फीरियर हैं, आप छोटे हैं, तो वो लोग डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। और ये हर जगह देखने को मिलता है, वर्क प्लेस पे, स्टूडेंट लाइफ में, हाँ, लेबर क्लास की जॉब में, प्रोफेशन, हर जगह देखने को मिलता है। तो दोस्तों, एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी अगर लें तो वार्ना सिस्टम आप देखिए कि 4 व्यवस्थाएं थी जिसमें 4 डिवीजन थे। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे और शूद्र थे। तो ब्राह्मण कौन थे? जो प्रीस्ट लोग होते थे, हाँ, अपर कास्ट के माने जाते थे। क्षत्रिय थे, वॉरियर होते थे, युद्ध में लड़ते थे। और आपके वैश्य वो थे जो लोग छोटे मझोले उद्योग में लगे होते थे, मीडियोकर टाइप का बिजनेस करते थे। और शूद्र वो होते थे जो लोग जो लोअर लेवल के होते थे, माफ़ी चाहता हूँ, जो लोअर लेवल के होते थे वो लोग होते थे जिनका लेबर क्लास का जॉब होता था। तो ये जो शूद्र थे, इनके बारे में ही ये आर्टिकल है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सारी लॉज भी लाई है उनके प्रोटेक्शन के लिए कि कैसे हम अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर सकते हैं और आर्टिकल 17 को एनफोर्स कर सकते हैं
with considering the object of protecting backward classes। दोस्तों अगर आप स्लेवरी का अगर एग्जाम्पल इससे कंपेयर करें, स्लेवरी एक बहुत सीवियर फॉर्म में अनटचेबिलिटी मानी जाती थी। उसमें ख़रीद फरोख्त होती थी, इंसानों को गिरवी रखा जाता था, मोर्गेज किया जाता था। उस टाइम पे स्लेवरी थी जब प्राचीन समय में। अनटचेबिलिटी ही उसका पार्ट है, भाई इतना सीवियर नहीं है पर है। तो छुआछूत में हमें ये जानना चाहिए कि हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे क्या लॉज हैं, क्या हमें प्रोटेक्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान हमें क्या गाइडलाइन देता है कि हम अपने आप को बचा सकें, और कैसे जो लोग ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं उन पे धाराएं लग सकती हैं। तो हमारे पास जो एक एक्ट आया वो था अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन एक्ट 1955। उसमें कोर्ट ने पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। लॉ का पर्पज़ यही होता है कि वो अपना पर्पज़ सर्व कर सके। तो जब लॉ बना उसने अपना पर्पज़ सर्व नहीं किया। हालांकि अगर मैं कंपेयर करूं, आप जैसे ट्रिपल तलाक का कानून आया था, ट्रिपल तलाक का कानून पास हो गया पर फिर भी तलाकें होती रही, वो ख़त्म नहीं हुई। तो लॉ के भी डेटरेंट की तरह हमेशा 100% काम नहीं करता है। सिमिलरली इसी लॉ के साथ भी ऐसा हुआ कि जो हमारा अनटचेबिलिटी का प्रोटेक्शन एक्ट था उसने भी पूरा डेटरेंट इफेक्ट सोसाइटी में नहीं लाया। अनटचेबिलिटी की प्रथा कायम रही, आज भी चलती हुई दिख रही है हमें रोज़मर्रा की लाइफ में, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिए वो दिखती है। तो दोस्तों इस पर कमेटी गठित हुई 1965 में, और उसने ये देखा कि ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है अनटचेबिलिटी का, इसमें क्या क्या कमियां हैं। कमियां इस तरह से सामने आई, आप ये विश्वास करें मेरा कि इतनी बड़ी कमियां थी, इतने बड़े डायलेमा थे इस एक्ट के अंदर, पता नहीं कैसे पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास कर दिया। जो कमेटी 1965 में इम्प्रोवाइज करने के लिए एक्ट को बनी, उसने ये रिकमेंडेशन दी कि एक तो सिविल सर्वेंट, पुलिस भी हमारी एक स्टेट होल्डर है। स्टेट होल्डर में हमारी सोसाइटी में काफ़ी पार्ट्स हैं। पुलिस काम करती है, जुडिशरी अपना काम करती है, डिवीज़न अपना काम करती है, और सोसाइटी इस तरह से रेगुलेट होती है। तो ये जो हमारा एक्ट था, इस एक्ट में कमियां बता गई। की मॉडिफिकेशन इस कमेटी ने रिकमेंड करे। की मॉडिफिकेशंस क्या थे? एक तो जो पुलिस वाला होगा वो पुलिस वाला एफआईआर रजिस्टर करेगा विद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर देखेगा अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कॉग्निजेबल हैं तो एफआईआर रजिस्टर करेगा, पहला। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर होने का प्रावधान इस कमेटी ने सजेस्ट किया। और तीसरा कि बैकवर्ड एरियाज में, गांव के एरियाज में अगर मेजोरिटी ये देखी जाती है कि पूरा गांव का गांव ही लिप्त है बैकवर्डनेस या अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने में, तो एक कलेक्टिव फाइन इंपोज करने का प्रावधान इस एक्ट में लाने की रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन पास हुई और फिर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 पास कर दिया गया। तो हुआ ये कि इसने असर तो डाला सोसाइटी में, अनटचेबिलिटी अबोलिश करने की काफ़ी केसेस भी आए, एफआईआर्स भी हुई, लोगों के अंदर डर भी बैठा, पर पूरी तरीके से आज भी अनटचेबिलिटी कायम है, सस्टेन कर रही है, समाज में फैली हुई है। रिमोट एरियाज में जाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा लेवल पे हो, ज़्यादा ग्रेविटी पे हो, लेकिन हमारे सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में आप ये देखेंगे कि कॉलोनी बटी हुई होती हैं। हो सकता है फिजिकल जो एक बॉडीली जो छुआछूत है, फिजिकल छुआछूत है, अनटचेबिलिटी वो ना हो, पर कॉलोनीज बटी होती हैं। ये फलां सेक्ट का कॉलोनी है, ये फलां सेक्ट की कॉलोनी है, ऐसे बटी हुई होती हैं। तो अर्बन एरियाज में भी ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। भारत का संविधान हमारे पे फंडामेंटल राइट्स तो देता ही देता है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देता है कि अगर हम अपर कास्ट से हैं तो हम ये प्रैक्टिस ना करें, ये गलत है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस ना करें। आर्टिकल 17 में प्रोटेक्शन दिया गया है बैकवर्ड क्लास को, और बैकवर्ड क्लास भी ये ध्यान रखे, अवेयर रहे कि हमारे पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 में। तो दोस्तों कुछ केस लॉज जैसे मुझे याद आ रहे हैं, पीपल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक एक केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें यह कहा गया कि जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है आर्टिकल 17 में, उस आर्टिकल 17 में जो प्रोटेक्शन है वो स्टेट के खिलाफ तो अवेलेबल है ही है, विक्टिम को, पीड़ित को स्टेट के खिलाफ अवेलेबल है, वो इंडिविजुअल के खिलाफ भी है क्योंकि पहले ये होता था कि स्टेट के खिलाफ ही था कि हम स्टेट के खिलाफ जा सकते थे कि भाई हमारे साथ छुआछूत हो रहा है, व्यवहार मिसट्रीटमेंट हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, हमारी जात को डिग्रेड किया जा रहा है, एक एब्यूजिव फॉर्म दी जा रही है। पर इसमें क्या हुआ, इसमें हमें प्रोटेक्शन मिल गया, और ये प्रोटेक्शन मिला एक इंडिविजुअल के खिलाफ कि कोई इंसान भी हमें गाली देगा, हमें लोअर फील कराएगा, हमारी कास्ट के रेस्पेक्ट में हमें गाली देगा, तो उसको भी पीनलाइज
कर दिया जाएगा। ये हुआ। दूसरा, अप्पा बालू इंगले का एक केस था, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें यह कहा कोर्ट ने कि किसी भी तरह की जो डिसेबिलिटीज़ हैं, मान लिया कोई अपंग है, किसी को आंख से नहीं दिखता, कोई काला है, तो इन डिसेबिलिटीज़ के रिस्पेक्ट में भी भेदभावों को रिमूव किया जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाते टाइम इंश्योर करेगी कि इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे ये अपील है कि आप ये वीडियो को दोबारा देखिए और क्लियरिटी के लिए, क्योंकि इसमें जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं काफ़ी रेलिवेंट है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 17। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरी पास काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर आप आर्टिकल 17 पे वीडियो कवर करिए, तो हम आज टाइम निकाल के वीडियो आपके लिए बनाई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खुश रहिए। स्टे ट्यून्ड। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आर्टिकल 18 पे होगी। धन्यवाद।